हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 21 अगस्त 2025 के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक से। इंडिया एज विश्व बंधु थ्रू स्पेस एक्सपेरिमेंट्स। हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्पेस एक्सपेरिमेंट्स भारत को एक विश्व बंधु यानी फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दिखाता है। उनका कहना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उनका बेनिफिट सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। सोच के देखिए, जब एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उसका डेटा दुनिया भर के साइंटिस्ट के काम आता है। यही है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन अ वे। अब सवाल ये उठता है कि स्पेस सेक्टर से इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशंस की। एक मेजर एग्जांपल है निसर मिशन। ये नासा और इसरो का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है। और रिसेंटली जो एक्सियम 4 मिशन था जिसमें कैप्टन शुभांशु ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था जो आईएसएस तक गया। दूसरा पॉइंट, सैटेलाइट लॉन्चेस। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया ने अभी तक 430 से ज़्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, वो भी 36 कंट्रीज़ के लिए। ये इसरो को एक रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पार्टनर बना देता है ग्लोबली। तीसरा एग्जांपल है सार्क सैटेलाइट GSAT-9। ये सैटेलाइट हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है साउथ एशियन कंट्रीज को एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। और चौथा है नेविक। ये इंडिया का खुद का रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है। इसका सर्विसेज भारत और 1500 किलोमीटर्स तक के नेबरिंग रीजन में भी अवेलेबल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अपकमिंग स्पेस प्रोग्राम्स क्या है। अभी एक तो हो गया गगनयान मिशन 2027 तक, ये एक ह्यूमन क्रू को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का प्लान है। दूसरा बोल सकते हो आप लोग चंद्रयान 4 2027 तक मून से रॉक और सॉइल सैंपल्स लाने का मिशन है ये। फिर आ गया सुखरयान मिशन जिसको हम लोग वेनस मिशन भी बोलते हैं। 2028 में वेनस के लिए ऑर्बिटर भेजना है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन होना इंडिया का, जो टारगेट ईयर लिया गया है वो है 2035 तक। क्रूड लूनर मिशन 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड करवाना है। अब बात करते हैं इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में। इस पॉलिसी का मेन एम है प्राइवेट सेक्टर को स्पेस इंडस्ट्री में डेवलप करना। अब इसका की फीचर्स क्या है? इसरो का रोल रीडिफाइन किया गया है। अब इसरो सिर्फ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेगा। प्राइवेट कंपनीज जैसे अब स्पेस लॉन्चेस, सैटेलाइट डिज़ाइनिंग जैसे काम कर सकती है। टारगेट ये है कि 2030 तक इंडिया का स्पेस इकोनॉमी शेयर 10% हो जाए, जो करंटली अभी सिर्फ 2% है। और $22 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का एक गोल है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। प्राइवेट पार्टनरशिप से अभी क्या फ़ायदा होगा? एक तो होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, दूसरा होगा इनोवेशन बढ़ेगा। फिर आप बोल सकते हो इसरो पे जो रूटीन काम का प्रेशर है वो भी कम होगा। अब एक नज़र यूएस के मॉडल पे भी डालते हैं। यूएस में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट है। जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वैसे ही भारत में कई स्टेप्स लिए गए हैं। इन स्पेस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो प्राइवेट प्लेयर्स को इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने देती है। ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो प्राइवेट और स्टार्टअप कंपनीज को सपोर्ट करती है, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस। FDI लिबरलाइजेशन के बारे में अगर बोले तो 74% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। और NSIL ये इसरो के लिए कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करता है। इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, FRBM एक्ट कंप्लायंस रिपोर्ट। अब FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसका एम था फिस्कल डेफिसिट को सस्टेनेबल लेवल तक लाना, रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना, गवर्नमेंट बोरोइंग्स में डिसिप्लिन लाना, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और इंटर जनरेशनल इक्विटी एंश्योर करना। अब ओरिजिनल टारगेट इसका क्या था? 2008 से 9 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% पे लाना था, रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना था। बाद में NK सिंह कमेटी 2016-17 में इसको रिव्यू किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि फिक्स डेफिसिट टारगेट्स के बजाय डेट टू GDP रेशियो को एंकर बनाया जाए।
टारगेट्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट को 40% तक लाना, स्टेट्स का उसी हिसाब से 20% तक लाना, ओवरऑल जनरल गवर्नमेंट का 60% बाई 2022-23 होना चाहिए। फिर फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट की गई थी 2.5% में, रेवेन्यू डेफिसिट सेट किया गया था 0.8%। अब एस्केप क्लॉज भी इसमें दिया गया था क्राइसिस सिचुएशंस में, जैसे कि 0.5% का फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था ये भी थोड़ा जान लेना हम लोगों को ज़रूरी है। फिस्कल डेफिसिट शूट अप हो गया, 9.5% तक पहुंच गया था ये, लेकिन इसके बाद इंडिया ने एक फिस्कल ग्लाइड पैथ अडॉप्ट किया। एम है कि 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% के नीचे लाया जाए। अब ये करंट न्यूज़ क्या है? CAG ने FRBM एक्ट पर एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की है। ये रिपोर्ट हर साल FRBM के कॉम्प्लायंस पे होती है। हाइलाइट्स अभी क्या है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट डेट रिड्यूस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में 61.38% से घटा के मार्च 2024 तक 57% हो गया है। डेट एक्यूमुलेशन का पेस जो है वो GDP ग्रोथ से कम हो रहा है, जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी दिखाता है। इस टॉपिक पर एक बड़े रिस्पेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक की, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये अभी क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ करती है। एक चिप ब्रेन में सर्जिकली इम्प्लांट की जाती है जो न्यूरल सिग्नल्स डिटेक्ट करती है। ये सिग्नल्स एक डिवाइस डिकोड करता है और फिर यूज़र सिर्फ सोच के ही डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। अभी इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है? मेडिकल यूज़ में आप लोग बोल सकते हो कि पैरालिसिस पेशेंट में यूज़ हो सकता है, ALS पेशेंट्स में, स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए मोबिलिटी और स्पीच रिस्टोर करना, ये सब काम में ये आ सकता है। मेंटल हेल्थ में अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ में भी ये मॉनिटर करने का काम कर सकता है। गेमिंग इंडस्ट्री में भी इमर्सिव एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग का एक रोल ये प्ले कर सकता है। कॉग्निटिव एनहांसमेंट, मेमोरी और फोकस बूस्ट करने में ये हेल्प कर सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है इसमें। हेल्थ रिस्क आ सकता है, प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकता है, जैसे कि ब्रेन डेटा अगर लीक हो गया तो क्या होगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकता है, एथिकल इश्यूज भी हो सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटी और भी बढ़ सकता है इसको लेके। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? साइंटिस्ट ने एक ऐसी BCI डेवलप किया है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी चिप तभी काम करेगी जब यूज़र एक स्पेसिफिक थॉट या पासवर्ड सोचेगा। ये प्राइवेसी कंसर्न को एड्रेस करने का एक नया स्टेप है। चलिए अब आखिरी टॉपिक देखते हैं, ब्रेन ईटिंग एमीबा। करंट न्यूज़ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। केरला में एक 9-year-old चाइल्ड की डेथ हो गई है ड्यू टू प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जिसको हम लोग PAM भी कहते हैं। इस कंडीशन का कारण है नेग्लेरिया फौलेरी। ये एक एमीबा है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सॉइल और वार्म फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्पेशली जब टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। ये इन्फेक्ट अभी कैसे होता है? ये नेसल पैसेज से ब्रेन तक पहुंचता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। फेटेलिटी रेट इसमें बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे, लेकिन 95-97% है, जो काफ़ी सीरियस इशू है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।